इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं है कि यहाँ के खाने पे सब चीज़ में प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर ज़रूरी है। कई कई चीज़ों में केवल जखिए का छौंका लग गया। सो सिंपल फूड, और हर चीज़ को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। दाल से आप बोर हो गए तो आपके पास फाणू है, डुबके हैं, तो बहुत तरह की नई नई चीज़ें हैं, मतलब जो बाकी लोग अब देख रहे हैं। अभी रीजनल क्विजीन में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। तो उत्तराखंड का खाना आई थिंक हैज़ ऑलवेज़ बीन हाई ऑन न्यूट्रिशन, और इसलिए ख़ास है। टेस्ट सिंपल हैं और फ्लेवरफुल है एंड सोलफुल है। मतलब आई थिंक हम पहाड़ियों के लिए तो वो कंफर्ट फूड है, तो इसलिए स्पेशल है। नहीं, आई टोटली एग्री विथ यू। जो भी आपने कहा सारी बातें बिल्कुल सही और सटीक हैं। डॉक्टर सहाय, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि व्हाट पीक्ड योर इंटरेस्ट। जैसे हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे और हिमालय में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंडिजिनस हैं, बिल्कुल यूनिक हैं। तो आपने बहुत इस फील्ड में काम किया रिगार्डिंग देयर प्रिजर्वेशन एंड you have fought lot of battles for those ingredients. So what piqued your interest? मतलब कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? कहानी की शुरुआत होती है न्यूट्रिशन मेल से। अगर हम देखें जो सरकारी आंकड़े हैं, हर 4 साल पे सर्वे होता है, और उसमें द स्टेट ऑफ इंडियाज़ न्यूट्रिशन एंड मेल न्यूट्रिशन इज़ डॉक्यूमेंटेड। सरप्राइजिंगली Uttarakhand, where our organization Gene Campaign has been working for a number of years, यहाँ कुपोषण बहुत ज़्यादा है, और ये लोगों के समझ में आता नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में आप अमूमन कटोरा लिए भीख मांगते लोग नहीं दिखते हैं। बिल्कुल सही। और आप यहाँ पे भूखमरी जैसी चीज़ों की चर्चा नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ सब बहुत अच्छा है, सब ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़े देखें तो यहाँ की महिलाएं 50% से ऊपर महिलाएं अनीमिक हैं, जिनमें खून की कमी है। और ताज्जुब होगा कि यहाँ के हम लोग ज़्यादातर अनीमिया औरतों से जोड़ते हैं। अनीमिया यहाँ के मर्दों में 25 से 27% मर्दों में अनीमिया है। तो यहाँ का कुपोषण जो है, मेल न्यूट्रिशन जो है, एक बड़े पैमाने पे है। और इसकी वजह जो है वो है कि हम जिस तरह का खाना अब खाते हैं। हम भी स्कूल गए थे नैनीताल में आज से 150 साल पहले, लेकिन हाँ, स्कूल हमारा उस ज़माने में हम लोग स्कूल जाते थे तो क्या मिलता था? आपको अगर ढाबे मिले, चाय की दुकान मिली, तो उसमें चने मिलते थे, और बहुत वो हुआ तो आपको अंडा मिल जाता था। अब आपको हर 10 कदम पे मैगी मिलता है। अब आप अगर देखें कि हमारे पहाड़ का खान पान किस तरह से बदला है। प्राची ने कहा कि बहुत ताकतवर है और ये है, अब वो रहा नहीं। तो इसलिए क्योंकि ये नहीं रहा, और इसकी कई वजह हैं। एक तो जो पीडीएस सिस्टम है, हम पीडीएस सिस्टम को बुरा नहीं कह रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकान है, राशन की दुकान में आपको क्या मिलता है? गेहूँ मिलता है और सफ़ेद चावल मिलता है, मड़ुआ नहीं मिलता है। नहीं, बिल्कुल। तो 2 पीढ़ियाँ आके निकल गई हैं जिन्होंने मड़ुआ खाया नहीं है। अब आप उम्मीद करें कि वो कल से गेहूं की रोटी छोड़ के और मड़ुआ की रोटी खाने लगेंगी, बच्चे खास तौर से, तो नहीं करेंगे। ये एक चुनौती है, और इस चुनौती को का सामना करने के लिए हमारी संस्था ने भी काम किया है और लोगों ने भी काम किया है। उस पर बाद में चर्चा करेंगे। प्राची जी, आपने किताब लिखी है उत्तराखंड के खाने के ऊपर, पर जब भी मैं इंटरनेट पे जाती हूँ तो देयर इज़न्ट इनफ मटीरियल, इनफ रेसिपीज़ नहीं है, इनफ वीडियोज़ नहीं है, उन खानों की इनफ पिक्चर्स नहीं हैं जहाँ से हम देखें या सीखें। तो व्हेन यू वर राइटिंग दीज रेसिपीज़, तो क्या चैलेंजेस आपको आए इनको इकट्ठा करने में, इनके बारे में जानने में, इनके बारे में पढ़ने में? तो मैं काम करने दिल्ली गई थी एंड आई वाज लिविंग द सिटी लाइफ। पर मैं जब वापस आई मसूरी एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट के लिए, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही थी करीब 6 साल। फिर मैंने उत्तराखंड को एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव से देखा कि क्या स्टोरीज़ बाहर वालों को अच्छी लगेंगी।
एंड इंटरेस्टिंगली जो भी स्टोरीज़ लोकल फ्लेवर के साथ थी, तो कुछ यहाँ के फेस्टिवल्स हो गए या यहाँ का कुछ खान पान हो गया, उन पे जो भी स्टोरीज़ करी वो बहुत वेल रिसीव्ड थी। जैसे कि जखिया पे एक स्टोरी करी गई जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने संडे टाइम्स में ऑल एडिशंस में कैरी करी। तो दैट फॉर मी वाज अ बिग साइन कि शायद लोग पढ़ना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को रिकॉर्ड करना, क्योंकि वो कई तो भूल ही जा रही हैं, क्योंकि जैसे मैम भी बोल रही थी अब इंग्रेडिएंट्स कई मिल ही नहीं रहे हैं। कौड़ी हो गया, कई चीज़ें हैं जो अब मिल ही नहीं रही हैं, तो दोज रेसिपीज़ आर नाउ गोइंग अवे। सब लोग मॉडर्न खाने की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल था रेसिपीज़ को इकट्ठा करना, बट दादियाँ नानियाँ और जो महिलाएं हैं जो संस्कृति अभी भी खाने की आगे ले जाती हैं, तो ओवर टाइम आई थिंक मुझे 4-5 साल लगे, करीब 101 रेसिपीज़ हैं मेरी बुक में। तो उन सबको इकट्ठा करने में चटनियाँ कितनी तरह की हैं हमारे यहाँ, गेहूं की चटनी, गत्त की चटनी, अलसी की चटनी, तो चटनियाँ ही इतनी किस्म की हैं, दालें, सब्जियाँ, बहुत सब्जियाँ हैं जिनके बारे में मैंने पहले सुना ही नहीं था। एक खोलिया है उसका पकोड़े तक बनते हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमें मालूम ही नहीं था, तो मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। मुश्किल था इकट्ठा करना, बट आई थॉट इट वाज कम्प्लीटली वर्थ द एफर्ट और ज़रूरी है रिकॉर्ड करना। डॉक्टर साय, जैसा कि प्राची जी ने कहा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो खोते जा रहे हैं समय के साथ में, और अब ना उनके बारे में सुनना मिलता है, ना उनके बारे में कहानियाँ मिलती हैं, ना कोई उनको घर में यूज़ करता है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट इनिशिएटिव्स आर अंडर वे टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व दीज इंडिजीनियस इंग्रेडिएंट्स जो बिल्कुल ही खोने की कगार पे है। अगर आप किसी चीज़ को बचाना चाहते हैं तो आपको उसको इस्तेमाल करना होगा। अलमारी में रख के डब्बे में बंद करके कोई चीज़ बचती नहीं है। तो अगर उसको इस्तेमाल करना है तो आपके सामने चुनौती ये है कि आज की पीढ़ी जो है, और इस पीढ़ी के पहले की जो पीढ़ी है जिसने कि राशन की दुकान से अपना खाना सीखा, तो वो प्रथा जो है उसको बदलना होगा, और वो इतना आसान काम नहीं है। अगर आप ये सोचें कि कल को हम हर घर में मड़ुआ की रोटी बनेगी तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो चुनौती ये है कि आप इन अनाजों को और इन चीज़ों को किस शक्ल में अपने फैमिली में लाना चाहते हैं, और ये प्रयास हम लोगों ने किया है। हमारी महिला किसान समितियां बनी हुई हैं जो कि हम लोगों ने अपने इलाके में बनाई हैं। तो इनकी मीटिंग्स होती हैं, अक्सर बच्चे आते हैं और चर्चा होती है। तो हम लोग न्यूट्रिशन पे, पोषण पे ट्रेनिंग भी देते हैं, कैसे खाइए, क्या चीज़ आपको बगल में उपलब्ध है उसको खा लीजिए। और एक चीज़ जो हम लोगों ने शुरू की, पोषण वाटिकाएं लगाने की। पोषण वाटिका माने सब्ज़ी की छोटी छोटी, आप उसको किचन गार्डन भी कह सकते हैं अंग्रेज़ी में। पैचेस, वेजिटेबल पैचेस। वेजिटेबल पैचेस नहीं, उसमें ये रहता है कि सालों भर आपको कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए, और ये चीज़ बेचने के लिए नहीं है, ये घर में खाने के लिए है। तो अगर आप ये देखें तो सब्ज़ी तो तब भी खा लेंगे, मड़ुआ नहीं खाने को तैयार है। हम लोग की एक मीटिंग हो रही थी जिस पे ये हो रहा था कि मड़ुआ को कैसे ये किया जाए, वो किया जाए। एक बच्ची बैठी थी, उससे हमने पूछा तुम खाती हो मड़ुआ? मैं नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? मैं काली हो जाऊंगी। उसकी नानी भी बैठी थी वहाँ। तो हमने कहा कि तुम तो काली हो और तुम अपनी आमा को देखो, वो तो बिल्कुल गोरी है, वो तो मड़ुआ खाती है। आप खाते हैं मड़ुआ? हम तो रोज़ ही खाते हैं मड़ुआ। तो ये चीज़ जो निकल के आई कि किस किस तरह की चीज़ें हैं जो ये पीढ़ी सोच रही है, काला अनाज है, हम काले हो जाएंगे। तो हम लोग ने माताओं के साथ बैठ के ये कहा कि भाई सबसे प्रिय खाना क्या है? ऑब्वियसली सबसे प्रिय खाना जंक फूड है। सबसे प्रिय खाना है कुरकुरे, मैगी तो खैर बड़ा उच्च स्तर का जंक फूड है, लेकिन कुरकुरे क्योंकि वो 5 रुपए का पैकेट लिए सब घूमते हैं और उसका कबाड़ वहीं फेंक देते हैं। तो ये तय किया हम लोगों ने कि क्यों ना हम मड़ुआ के कुरकुरे बनाएं। क्या है कुरकुरे में? आप मड़ुआ की नमकीन बनाइए, उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दीजिए, दौड़ दौड़ के खाते हैं। मेरी बला से किस शक्ल में खाएं तो
आप मड़ुआ के लड्डू बना दीजिए, आप मड़ुआ के नमकीन बना दीजिए, आप मड़ुआ के बिस्किट बना दीजिए। बिस्किट हर घर में नहीं बन पाता है, लेकिन नमकीन तो बन जाती है ना। तो आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ये जो बैरियर है और खाने का जो एक तरीका होता है उसको बदलना कठिन होता है। तो इस तरह के प्रयास अगर हों तो ये बदलाव हम खुद देख रहे हैं। जिन इलाकों में हम काम करते हैं, हमसे मेरा मतलब है संस्था, न कि सिर्फ हम, वहाँ पे मड़ुआ का इस्तेमाल शुरू हो गया है। एक चीज़ और जो हम लोगों ने की, और वो है माताओं को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए, हीमोग्लोबिन हम नापते हैं शुरू में जब हम मड़ुआ और मड़ुआ के ख़ास तौर से मॉल्टेड वो हॉर्लिक्स आप जानते होंगे या बॉर्नवीटा जानते होंगे, ये मॉल्ट किया जाता है अनाज को। मॉल्ट करने से उसका जो पोषण है वो बढ़ जाता है, तो इसकी चीज़ें बनती हैं। तो बेसलाइन हीमोग्लोबिन को हमने नापा और 6 महीने बाद और साल भर बाद नापा, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हर सब में नहीं बढ़ता है क्योंकि इसके कई कारण हैं, लेकिन कईयों में ये बढ़ता है। इससे माताओं में एक विश्वास पैदा होता है कि सिर्फ हवाई बात नहीं है, दिख रहा है। और इस तरह की चीज़ों को करने की ज़रूरत है। जितनी संस्थाएं काम करते हैं, हमको मालूम है कि वसुधा और वसुधा की संस्था भी इस तरह की काम बहुत सारा कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो इस तरह के काम को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो खान पान की तरीके में बदलाव आएगा। तो आपके हिसाब से अगर ग्रास रूट लेवल पे, अगर जैसे आंगनवाड़ी वाले लेवल पे, स्कूलिंग लेवल पे हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं इन लोकल इंग्रेडिएंट से, तो आगे चल के वो बच्चे के खान पान का हिस्सा बन जाता है। और साथ ही साथ अगर हम जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं ये सारे लोकल इंग्रेडिएंट्स से, तो नेचुरली वो एक ईटिंग हैबिट पैटर्न बन जाता है फैमिली के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए, विच इज़ अ गुड वे, आई थिंक अ स्मार्ट वे टू इंट्रोड्यूस दीज लॉस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपीज़ को वापस से अपने रोज़ाना के खाने में इंट्रोड्यूस करने का। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक दिन सडनली सुबह उठ के कोई मड़ुआ खाने नहीं लगेगा और किसी को भी उससे प्यार नहीं हो जाएगा एकदम से। ये धीरे धीरे हम सबको थोड़ी थोड़ी कोशिश रोज़ाना करनी पड़ेगी ताकि नए बच्चे इन सब इंग्रेडिएंट्स को भूलें ना और अपने रोज़ाना के खाने में उनको लेते रहें। बट ये तो इंग्रेडिएंट्स की बात है डॉक्टर साहब, बट एट द सेम टाइम जो फार्मर्स हैं वो भी ये सब इंग्रेडिएंट्स को उतना उगा नहीं रहे। वो भी जो पॉपुलर कैश क्रॉप्स अगर आप बोल लें उनकी तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, या आसानी से कम मेहनत से जो चीज़ें उग जाएं, मार्केट में ज़्यादा बड़े शहरों में जिनकी डिमांड है उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। तो अगर कोई चीज़ उगेगी नहीं तो वो हमारी प्लेट तक पहुंचेगी कैसे? तो वहाँ पे आप हमें बताइए कि क्या चैलेंजेस फार्मर्स को आ रहे हैं और किस डायरेक्शन में वहाँ पे काम हो रहा है कि ये जो सारे हमारे पहाड़ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये किस तरीके से फार्मर्स के एंड पे जो है चैलेंज है उनको उगाने का, उनको मार्केट में लाने का और आगे उनको बेचने का। किसान मूर्ख नहीं होता है, वो चीज़ पैदा करेगा जो कि वो बेच सकता है। बाज़ार है कहाँ मड़ुआ का? आपने धान और गेहूं के लिए जो कि हमारे पीडीएस में जाता है, जो हमारी आंगनवाड़ी में जाता है, जो हमारी सारी सब्सिडाइज्ड फूड सिस्टम में जाता है, उसके लिए आपके पास सरकारी एक पॉलिसी है जिसको कि कहते हैं प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी। सरकार खरीदती है, लाख टनों में सरकार धान और गेहूं खरीदती है। तो जो धान और गेहूं का किसान है उसके लिए बाज़ार तैयार है और ये करना पड़ता है अगर आप किसान को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो उस चीज़ को उगाए। वही चीज़ आप मड़ुआ, मादेरा, कौनी, चीना के लिए कर दीजिए, प्रोक्योरमेंट कर दीजिए, उसका एक अच्छा मूल जैसे कि आप चावल के लिए और गेहूं के लिए करते हैं आप कर दीजिए। सरकारी प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में आप इन अनाजों को लेना शुरू कर दीजिए। तो क्यों नहीं किसान उगाएगा? अगर उसको एक निश्चित बाज़ार मिल जाता है, बाज़ार माने सरकार की खरीद, अगर वो मिल जाती है तो वो उगाएगा। दूसरी बात है मड़ुआ में जो मड़ुआ, मादरा, इन सब अनाजों में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है उसकी प्रोसेसिंग में।
जिसने मादेरा घर पे ठीक करने की कोशिश की है, तो अब उखल लेके बैठ के आप 10 घंटे कूटिए, तब जाके आपको झिंगोरा निकलेगा खीर भर का। ये कौन करेगा आज? उसके लिए, गेहूं के लिए तो आपने चक्कियाँ लगवा दी, धान के लिए, चावल के लिए आपने राइस मिल लगवा दिए। मड़ुआ के लिए करिए ना, मादेरा के लिए करिए। कल से किसान उगाना शुरू कर देगा, और जब ये आसानी से बाज़ार में उपलब्ध होगा और सस्ते दाम पे, सस्ते से मेरा मतलब है कि सही दाम पे उपलब्ध होगा, तो लोग धीरे धीरे इसको खाना भी शुरू करेंगे। तो चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों का समाधान भी है। जहाँ कमी दिखती है वो है नीयत की। सरकार की नीयत जिस दिन बदल जाएगी, सिर्फ उसको श्री अन्न कहने से बदलाव नहीं आएगा। ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इक्विपमेंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में इन चीज़ों को लाना होगा, तब अपने आप ही होगा। ये किसान भी इसको उगाएगा और उपभोक्ता भी इसको खाएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसा कि हम साउथ में जाते हैं, कर्नाटका की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे रागी है, उनके अपने मिलेट्स हैं, बाकी वो अभी भी काफ़ी सरकार जो किसान है उसको प्रोत्साहित करती है कि आप इसको उगाइए। जो लोकल लोग हैं उसको खाना अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक साइकिल बन गया है। तो इस करके वहाँ पे अभी भी जो लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, लोग जानते हैं, बाज़ार में आसानी से मिलते हैं। इवन आप सुपरमार्केट में चले जाइए, आपको बहुत आसानी से हर प्रकार के मिलेट मिल जाएंगे। रागी की आपको आटा मिल जाएगा, साबुत रागी मिल जाएगी। लोग डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, कई तरीके से। तो वो जैसा डॉक्टर साहे ने कहा कि इनिशिएटिव की एक जो साइकिल चली हुई है वहाँ पे, वो कंटिन्यूस अभी भी चल रही है। तो इनिशिएटिव से प्राची जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल आपने किताब लिखी है उत्तराखंड की रेसिपीज़ के बारे में, तो आपने और कोई ऐसे इनिशिएटिव्स देखे, जैसे कोई फूड फेस्टिवल या इस तरीके के कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही हो लोगों को बुलाने के लिए, पहाड़ी खाने से इंट्रोड्यूस करने के लिए, या कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स जहाँ पे लोग आके अपनी पाक कला का पहाड़ी प्रदर्शन कर सकें? इस बारे में अगर आप कुछ बताएंगे। तो मैं एक जर्नलिस्ट की तरह नौकरी कर रही थी, यूजुअल रिपोर्टिंग, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ आग लगी, कहाँ पानी कम है, तो यूजुअल रिपोर्टिंग, कहाँ मर्डर हो गया। ऑल्दो मसूरी में ये सब कम होता है, बट तब भी कुछ कुछ सब जगह होने लग गया। तो सडनली उन्होंने बोला, एक होटल एसोसिएशन ने, कि यहाँ फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वी वांट सम पहाड़ी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो क्या आप हेल्प करेंगी? तो अभी तक मेरा खाने से ताल्लुक़ केवल खाने के लिए था, पकाने के लिए लिमिटेड था, बट इट साउंडेड इंटरेस्टिंग, तो इस तरह से ज्वाइन किया। एंड मसूरी में तो एटलीस्ट 3-4 साल से हो रहा है, एक उत्तराखंड फूड फेस्टिवल हो रहा है, तो वहीं पे लोकल महिलाएं भी आके खाना पकाती हैं। इनफैक्ट वो इतना पॉपुलर हुआ 2 साल में कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरी एक स्ट्रीट को एक फूड स्ट्रीट कन्वर्ट कर दिया। एंड तब मैंने देखा कि टूरिस्ट बहुत इंटरेस्टेड थे कि अच्छा, आप लोगों के यहाँ ये भी मिलता है, हमें तो पता ही नहीं, हमको तो यहाँ केवल चाउमीन और मैगी मिलती है खाने को, तो वो सब लोकल खाना मिलता ही नहीं है। एंड काफ़ी साल से दिल्ली, बॉम्बे से जो भी फ्रेंड्स आ रहे थे, दे वुड ऑलवेज आस्क कि तुम लोगों का लोकल खाना क्या है, कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो अवेलेबल नहीं था। दैट इज़ स्लोली चेंजिंग, बट समय लगेगा। और फूड फेस्टिवल्स, मुझे लगता है कि आप अगर देखें तो उत्तराखंड में हमारे जो यूथ हैं यूजुअली 2 जॉब्स पकड़ते हैं, या तो आर्मी की या फिर होटल लाइन में, तब भी उत्तराखंड के खाने की बात नहीं होती। तो मुझे लगता है शहरों में भी फूड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। एंड आई थिंक अ सेंस ऑफ प्राइड इन आवर फूड, कि क्या हमारा फूड कल्चर है, उस पर थोड़ी बातचीत हो, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ बाकी सब लोग करते हैं, पहाड़ में मुझे अभी भी लगता है कि हम लोग थोड़ा, एटलीस्ट पहले तो था, बट वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर आप देखें कि पोस्ट कोविड बहुत लोगों ने खाना पकाना शुरू भी किया, एंड रीजनल क्विजीन को अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मे बी वो ज़रूरी है कि अपना खाना भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, टॉक अ लिटिल अबाउट इट, दैट आई थिंक इज़ मच नीडेड।
इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। उत्तराखंड में कहीं भी घूमने आते हैं तो बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट हैं, बहुत कम ऐसे आपको ढाबे मिलेंगे जहाँ पे जो उत्तराखंड की थाली या लोकल पकवान आपको सर्व कर रहे हैं टूरिस्ट को। मोस्टली इट इज़ जो हम सब जानते हैं कि मैगी, मोमो और या फिर जंक फूड दे आर सर्विंग, तो वो थोड़ा सा टूरिस्ट को उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ से घूम के जाते हैं या बेंगलोर में, तो सब कहते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ गए क्या खाया, तो कुछ जवाब नहीं होता उनके पास में कंक्रीट। तो आई थिंक वो थोड़ा सा इनिशिएटिव हम लोगों को ही लेना पड़ेगा और थोड़ा अपने खाने के बारे में ज़्यादा बात करनी पड़ेगी कि दुनिया को और अपने वीडियोस से, अपने स्टोरीज से, और जैसा कि आप हमेशा लिखते हैं अपने जर्नलिज्म के थ्रू, थोड़ा और उसको आई थिंक पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है। तो वो आई थिंक इनिशिएटिव हर तरफ से, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हर तरफ से ही करने की हमें ज़रूरत है। डॉक्टर सहाय, क्या आपको ऐसा लगता है जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारी कुकिंग की, कुजीन की, इंग्रेडिएंट्स की, कैन दोज बी सेव्ड इन द वेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन? जैसे सिलबट्टा है तो अब हर घर में मिक्सी है, पहले भड्डू होते थे दाल वगैरह बनाने के लिए, अब दसों किस्म के इंस्टेंट वाले गैजेट्स हैं। तो क्या इज़ देयर होप कि हम वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, इंग्रेडिएंट्स, उन सबको वी कैन सेव इन द वेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन? I'm not overly concerned about the processing of it, say with a silbatta, although things do taste better with a silbatta. If you are able to consume diverse and healthy food, I mean being focused entirely, our meals are now focused entirely almost on wheat and rice. So I think one thing that we need to keep in mind is that diversity is always interesting, it's always attractive. If you just have 2 things on your thali, you're less attracted to it. If you have 10 things on your thali, you're more attracted to it. And the other thing is the question of nutrition. और न्यूट्रिशन या पोषण को लेके हम काफ़ी बात नहीं करते हैं, और ये शायद वो जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कोई शायद ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट ना हो, लेकिन जो माताएं हैं जिनको अपने बच्चों को पाल के सही तरीके से बड़ा करना है, वो आपका एक टारगेट ऑडियंस हो सकता है। और हम लोग अपने न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उन्हीं को रखते हैं। वो माँ तय करती है घर में क्या पकेगा, पिता नहीं तय करते हैं ज़्यादातर। और जो 17 साल का बच्चा है वो भी नहीं सुनता है, वो भी जाके कहीं का कबाड़ खा के आ जाएगा। लेकिन 3 साल का बच्चा तो जाके कबाड़ नहीं खरीदता है ना। तो आप अगर घर में प्रथाएं बदलना शुरू करें और वहाँ पे इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग फूड्स दैट आर अट्रैक्टिव एंड द मदर हैज़ टू बी कन्विंस्ड अबाउट द न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, और इसकी चर्चा करिए। जैसे हम लोग के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत होता है कि भाई पहाड़ के बच्चे क्यों पीछे छूट जाते हैं, वहाँ दिल्ली बम्बई के बच्चे क्यों आगे दौड़ जाते हैं, पोषण का सवाल है, क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पोषण को हम लोग ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, और उसको भी विदाउट मेकिंग इनटू अ टेरिबली बोरिंग सब्जेक्ट दैट यू आर रैमिंग डाउन पीपल्स थ्रोट्स, इफ़ यू डू इट जेंटली एंड डिसेंटली, इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन as an important reason why you need to eat more types of foods and why you need to eat the traditional grains. हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। The Uttarakhand nutritional or malnutrition values show a reasonably sudden dip, and that dip can almost be correlated. Now these are not things that you can prove statistically, but anecdotally you can. जब से ये पुराने अनाज छोड़े, पीडीएस सिस्टम आया, मड़ुआ मादरा कॉर्नचीना इधर को गया, तब से आप देखने लगते हैं सरकारी आंकड़ों से कि कुपोषण बढ़ता गया है। तो ये तो स्पष्ट रूप से एक पॉपुलेशन के लेवल पे आपको ये दिखता है। तो मेरा आपसे आग्रह यही है कि हम आज की चर्चा में ये भी बात करें कि टेस्ट, जायका एक चीज़ है, लेकिन पोषण एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
जो कि आपके 18 साल के युवा को नहीं अपील करेगा, लेकिन उस माँ को अपील करेगा। प्राची जी, यू आर अ मदर, और जब मैंने आपकी किताब पढ़ी तो आई रेड कि आपने लिखा है कि आप अपनी बेटी को वो सारी रेसिपीज़ आगे पास ऑन करना चाहती थी। दैट्स वाई यू डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ऑल दोज रेसिपीज़। तो उसके बारे में हमें बताइए कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड हमारी रेसिपीज़, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे खानों के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम उनको रिकॉर्ड करना शुरू करें? देखिए, आई थिंक सबका बचपन, जब हम बचपन में होते हैं तब स्पेशल नहीं लगता है, पर जब हम बचपन से बाहर आ जाते हैं एंड स्पेशली लेटर ऑन इन लाइफ, वो खाने की स्पेशलिटी, उसका टेस्ट, वो सब और ख़ास हो जाता है। तो मेरी बेटी का नाम गौरा है और गौरा के पिताजी बंगाली हैं, और मैं चाहती हूँ कि जैसे वो दोनों भाषाएं जानती है उसी तरह से वो दोनों तरफ के खाने भी जाने। और आजकल काफ़ी हो रहा है, लोग बाहर काम के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा पहाड़ से ही शादी हो वो ज़रूरी नहीं है। सो आई थॉट सबके लिए एंड स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम रिकॉर्ड करें, क्योंकि अभी तो नहीं पर उम्र के एक पड़ाव के बाद हम सबको हमारी जो रूट्स हैं वो वापस खींचती हैं। तो मुझे लगता है ज़रूरी है कि उन बच्चों के लिए, उस युवा के लिए ये सब रिकॉर्डेड रहें, ताकि हम सेव करें और धीरे धीरे व्हेन दे कम बैक एंड वांट टू नो कि अच्छा ये माँ बनाती थी, कैसे बनाती थी, वो नानी के हाथ का जो स्वाद था इस चीज़ का वो कैसा था, वो चटनी कैसे बनती थी, वो घरों में खुशबू कैसे आती थी। सो उस सबको रिवाइव करने के लिए वो जाएंगे वापस उस पर। तो जब जाएंगे तब तक के लिए हम तैयारी करके रखते हैं ना, सो दैट दे आर रेडी टू कम बैक टू देयर रूट्स। आपने बिल्कुल सही कहा, ताकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इंटरनेट पे या कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी रेसिपीज़ के बारे में, खाने के बारे में, या इंग्रेडिएंट्स के बारे में, या कैसे डुबके बनाते। बहुत कोई एक आधा आपको वीडियो मिल जाएगा या एक आधा कोई आर्टिकल मिल जाएगा। तो आई थिंक वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को अगर वो पढ़ना चाहें, रिसर्च करना चाहें, तो एटलीस्ट इनफ मटीरियल हो उनके पास में। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि जैसे बीच में एक दौर आया कि बिल्कुल जहाँ पे ट्रांजिशन हुआ, एकदम हमने मडुआ, झंगोरा ये सब छोड़ा, हम सफ़ेद चावल और बिल्कुल नए चीज़ों को खान पान लगे और न्यूट्रिशन हमारा एकदम डिप हो गया। तो आपको क्या लगता है कि आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया में जैसे बात होने लगी है और कई किताबें आई हैं और इससे थोड़ा सा बदलाव आया है, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है, या नई कहानी वहीं की वहीं अभी अटकी हुई है हमारी, अभी उतना बदलाव नहीं आपको देखने में मिला? या जैसे लोग गांव का अब आजकल रहन सहन बहुत दिखाते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो इससे थोड़ा सा कुछ एक बदलाव, हल्का सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हल्का सा, थोड़ा सा कोई रोशनी की किरण है, या अभी भी नहीं, बहुत ज़्यादा काम करेंगे तब थोड़ी सी रोशनी की किरण दिखेगी? काश हम कह पाते कि यहाँ किरण कहाँ, पूरा का पूरा रोशनदान खुला हुआ है। ऐसा है नहीं। उसकी वजह है जो हमारे रहने का तरीका है। आपने सिलबट्टे की बात करी, आज कितने घर हैं जहाँ पे कि सिलबट्टा है? बिल्कुल सही। और वो इसलिए क्योंकि कौन बैठेगा उस सिलबट्टे पे? अब आप डबल इनकम फैमिलीज़ की बात कर रही हैं, माता भी पिता भी काम करने जाते हैं, सिलबट्टे पे कौन बैठेगा? दूसरी बात यह है कि इस तरह के लाइफस्टाइल में कन्वीनियंस फूड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है और ये उतना ही आपको कुपोषण की तरफ खींचता जा रहा है। आप पैकेट से खाना पसंद करते हैं। पत्नी जो है वो भी काम करती है, घर लौटती है, वो रास्ते पे से मटर पनीर का प्री फ्रोज़न या पैकेट ले आती है। और इस तरह से प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का एक बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है। और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं ये जहर है। और अगर आप देखें कि अगर इसको टैग किया जाए और इसको
आप पोषण कुपोषण से जोड़ के देखें तो ज़बरदस्त तरीके की दो चीज़ें दिख रही हैं, मेल न्यूट्रिशन, और मेल न्यूट्रिशन सिर्फ स्टारवेशन नहीं होता है, ओबेसिटी भी मेल न्यूट्रिशन होती है। और दूसरा है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। आप कितने लोगों को जानते हैं, आप खुद एक एक आदमी से हम पूछते हैं, कितने लोगों को जानते हैं जिनको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारियां हैं, जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं। बिल्कुल सही। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो प्रोसेस फूड्स जो हो गए हैं, हम लोग पास्ता खाते हैं, अब जो फैक्ट्री से आता है वो क्या आपके लिए मतलब सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स से बन के आता है? जो आपको जो बेच रहा है वो तो अपना मिनिमम कॉस्ट पे बनाएगा और मैक्सिमम कॉस्ट पे बेचेगा। तो क्या हम इंटरनेट पे ये चीज़ें डाल के कोशिश कर सकते हैं? हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। क्या इससे हमको बहुत जल्दी कुछ बदलाव की संभावना दिखती है? नहीं, हमको बहुत जल्दी ये संभावना नहीं दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये समझ के कि ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें सरकार की पॉलिसी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आंगनवाड़ी में आप क्या देंगे? क्या आप मड़ुआ का मॉल्ट का हॉर्लिक्स देंगे? हमने ये ट्राई करके देखा, आप मड़ुआ का मॉल्ट बनाइए, अच्छा। जैसे कि बोर्नवीटा हाँ। होता है, उसमें किसी में चॉकलेट डालिए, किसी में स्ट्रॉबेरी डालिए, कुछ भी फ्लेवर डालिए, है तो वो मॉल्टेड मड़ुआ। तो इस तरह की चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए, और ये एक लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा, इसलिए सरकार की नीति बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल। अब मैं ऑडियंस से अगर किसी के कोई सवाल हैं, अगर कोई खाने के बारे में। मैम, मुझे ये याद है कि हमारी दादी जब खाना बनाती थी तो वो जो मोल होता है, गोबर का जो खाद होती है, उसके किनारे पालक हुआ करता था, उसी समय तोड़ के लाती थी और गरम खाना बनाती थी और गरम ही हमको परोस देती थी। अब बात यहाँ पर यह है कि आप मदर हैं, खाना बनाना और अंतर की भावना से खाना बनाना मीन्स कि मेरे बच्चे ज़्यादा खाएं, ज़्यादा मेरे बच्चे अच्छी तरह से खाएं, उनको स्वाद लगे। खाना बनाने में इतना भावना का आपके अनुसार कितना रोल है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो नेचुरली आता है। मुझे लगता है जब हम अपने परिवार के लिए बनाते हैं तो बहुत मन से बनाते हैं एंड चाव होता है, क्योंकि हम लोगों को भी बचपन में वैसे ही मिला है, दादी नानी ने प्यार से बना के खिलाया है, वो खाने की खुशबू आई कैन स्टिल रिकॉल। तो वो आई थिंक प्यार नेचुरली आता ही है जब कुछ बनाते हैं, तो आई थिंक उससे फ्लेवर तो आता ही है और पोषण है ही हमारे लोकल खाने में, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। एंड शायद इसीलिए ज़रूरी है कि मतलब आई एम अ वर्किंग मदर, तो पर कोशिश करके पहले से कुछ दाल आपने भिगा के पीस के रख दी ताकि सुबह फटाफट छौंक दें, अपनी तरफ से थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, ताकि जितना भी हो पाए। भाई हफ्ते में 5 दिन नहीं बना पा रहे हैं, 3 दिन बनाइए, तो वो ज़रूरी है। आई थिंक खाने में आता ही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। खाने में जिस भी भाव से बनाने वाला बनाता है उसके भाव खाने में आते हैं। तो चाहे वो लूण ही पीस रहा हो, पर अगर उसने मन से मेहनत करके पीसा है तो वो स्वाद आएगा और वो शरीर को जो खा रहा है उसके लगेगा भी। तो जैसा कि आपने बोला कि होटलों में जो खाना बनता है उसमें भाव बिल्कुल आते हैं, और तभी वो खाना हमारे लिए उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है, क्योंकि वो बना हालांकि सब साफ़ सुथरा अच्छे इंग्रेडिएंट से बना है, बट जो बनाने वाले के भाव हैं वो काफ़ी समझ लीजिए कि फैक्ट्री के जैसे हैं, कॉमर्शियलाइज्ड हैं। तो वो नेचुरली आपको न्यूट्रिशनली उतना बेनिफिट वो खाना नहीं करेगा। एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगी। अभी आपने भी कहा कि ये पीडीएस सिस्टम में आ जाए हमारा मोटा अनाज जो भी है। एक करीब 7-8 साल पहले एक मैंने स्टडी करी थी, वो आजीविका जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके अंदर ही थी, क्योंकि उसमें इंट्रोड्यूस किया था मडवे को। आंगनवाड़ी है या एक्सपेक्टिंग मदर हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके लिए उनको जो फ्री राशन दिया जाता है उसमें मडवा और सोयाबीन
ये 2 चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि खाली चना और मूंग और मूंगफली इस तरीके की चीज़ें दी जाती थी। तो वो ये इसी के थ्रू हुआ, आजीविका के थ्रू, कि इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। ये इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ से अल्मोड़ा से लेकर के जोशीमठ तक कम से कम मैंने 30 फेडरेशंस की स्टडी थी कि जो ये इंट्रोड्यूस किया है इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट रहा है इन राशन का। तो टू माय डिसअपॉइंटमेंट कि जितने फेडरेशंस में गए, उस फेडरेशंस में जो फ्री ये जो किट मिलता था, वहाँ लेने वाले वो मडवे का पैकेट और सोयाबीन का पैकेट निकाल के छोड़ जाते थे वहीं पे कि हमें ये नहीं खाना है, हमें तो आप वो दीजिए जो हमें नहीं मिलता है, हमें मूंग की दाल दे दो, हमें मूंगफली दे दो। तो ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। तो कितना वो पीडीएस में आने के बाद वो चीज़ कितनी सक्सेसफुल होगी। इसलिए वो सारा बदलाव जो है, जिसमें कि खान पान के तरीके, घर में क्या खाया जाता है, किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, किस चीज़ को आकर्षित बनाया जाता है। जैसे बच्चे अगर मड़ुआ का कुरकुरा खाने को तैयार हैं तो आप कुरकुरा दीजिए, अब उसके ऊपर मड़ुआ की रोटी आप थोपते रहेंगे तो नहीं होगा। तो एक है एक्सेस, और दूसरा है उसकी अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पैलेटेबिलिटी। खाने में अच्छा लगता है कि अब हमको अगर आएगा ही नहीं सोयाबीन का कुछ अच्छा बनाना, तो उसको हम नहीं करते। माय अपॉलॉजीज। तो दोनों चीज़ें हैं। आई एम नॉट सरप्राइज, सरकारी प्रोग्राम्स में किसी की इच्छा नहीं होती है, किसी की कोशिश नहीं होती है उसको सफल बनाने के लिए। अब लिखा हुआ है कि एक पैकेट ये डाल देना, एक पैकेट वो डाल देना, तो उन्होंने डाल दिया, उन्होंने छोड़ दिया। किसने कोशिश की कि इसको ऐसे बनाया जा सकता है? किसने उसके अंदर सैम्पल्स डाले कि आप सोयाबीन का ऐसा नमकीन बना सकते हैं, या आप मड़ुआ का कुछ ये बना सकते हैं? वो जब तक कोशिश साथ साथ नहीं चलेगी तो आप मेरे सर पे पटक देंगे तो हम भी वापस पटक देंगे। Hi ma'am, I have a question. It might be a matter of perception, but I have started eating only millets now, or primarily millets, because of a lot of health reasons. So are a lot of people around me in the urban areas doing so, progressively so, because the dietitians are promoting it, and you know it's becoming the new, if I may use the word, fad, right? Now what happens is, as my ordinary ram laddu, which is made from millet, as it becomes an elitist thing, which the elites eating, or which is very the in thing to eat currently, it becomes more expensive for the person who was naturally eating it. That's my perception. So how do we counter that? Because it's a common example is chokar wala atta, which is more expensive than the normal flour now, and chokar alag se bikta hai mehenga. So that's a challenge. So how do we counter that? That's exactly what happened to quinoa. You began to eat quinoa salad, and the people in LATAM, they began to feel a constriction in its availability. Again, I'll go back to that. So much of it, if you bring these grains into the PDS system, there is no question of a monopoly. So you've got a system, you can use it, but prioritize it.